नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी भूले फिरे भंवर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए भूले फिरे भंवर। सूर्यास्त की अंतिम किरणें गुलमोहर की फुनगी को सहलाकर विदा ले रही थीं। पक्षियों के झुंड अपने नीड़ की तलाश में लौट रहे थे। वीना का मन रोज सांझ को जाने क्यों अन खा जाता है और तब वह बरामदे में बैठकर इसी दृश्य पर अपनी आंखें टिका देती है। पर मन है कि उन लौटती किरणों और पक्षियों के साथ कहीं दूर लौट जाना चाहता है, वहां जहां अपने नीड़ का एहसास हो सके, बस अपने नीड़ का। फाटक पर तांगा रुकता देखकर उसका मन लौट आया फिर इसी बंगले के बरामदे में, जहां से उसे आने वाले अतिथि के सत्कार के लिए उठकर फाटक तक जाना है। फाटक खोलते ही अपनी चचेरी बहन माधुरी को देखकर उसका मन सहज प्रसन्न हो उठा। माधुरी उसी तरह खिलखिलाती हुई अपने 3 पुत्रों और एक पुत्री के साथ तांगे से उतरी और उतरते ही वीना के गले से लग गई। 6 वर्षों बाद माधुरी से भेंट हुई थी। पिछली बार मिली थी तब एक पुत्र गोद में था और एक कोख में, पर माधुरी की जीवंतता में तब भी कहीं कोई कमी नहीं आई थी और आज 4 बच्चों की मां होने पर भी नहीं। वही खिलखिलाती गुलाब सी हंसी। कपड़ों गहनों का शौक अपनी उसी चरम सीमा पर था। हाँ, मोटी जरूर हो गई थी। तांगे पर से अब उसका भारी भरकम बक्सा उतर रहा था। माधुरी हंस हंस कर सबके हाल पूछ रही थी और बिना उत्तर का इंतजार किए अपने हाल बता रही थी। मायका ससुराल नाते रिश्तेदारी में कौन कितनी आमदनी कर रहा है, किसकी बेटी ब्याही गई, किसकी ब्याहने को पड़ी है, किसने कितना दहेज दिया, किसकी बहू कहने में है किसकी नहीं, कौन माँ के पीछे बहू की औकात उतार देता है और कौन बहू के जादू में फंसकर वृद्धा माँ को भूल बैठा है, आदि आदि सारी सूचनाएं जलपान के बीच बिना पूछे ही वीना को प्राप्त हो गईं। वार्तालाप के बीच किसी की वृद्धा माँ का जिक्र आते ही अचानक वीना के मन में दादी की छवि कौंध गई और उसने माधुरी से पूछ लिया, तुम गांव कब गई थी? दादी कैसी हैं? अचानक इस प्रश्न से माधुरी सन्न रह गई। उसकी सारी उल्लासमयता जाने कहां तिरोहित हो गई और दबी जुबान से वह बोली, वीना, दादी तो चल बसी। वीना को धक्का लगा। कब? आज करीब 1.5 महीना हुआ। मैं वहीं से आ रही हूं। वीना को माधुरी का वह उल्लास जिस पर वह बलिहारी जा रही थी, अब अचानक उसके प्रति मन वितृष्णा से भर उठा। माधुरी वहीं से आ रही है और दुनिया भर की बड़बड़ कर गई, पर इतनी महत्वपूर्ण और दुखद सूचना पूछने पर दी। क्या माधुरी के मन में इस बात की ग्लानि अब होगी या उसे सचमुच यह लगा होगा कि दादी इतनी सार्थक नहीं थी जिनकी मृत्यु की सूचना देकर अपनी यात्रा का उल्लास कम कर दिया जाए? जो भी हो, वीना के लिए यह सूचना अनेक दृष्टियों से बहुत ही कष्टकर थी। वीना ने अपने आंसू और नहीं छलकने दिए। कोठरी में आकर लेट गई, मुख पर आंचल रख लिया। वीना के लिए दादी स्नेह का सागर थीं, बहुओं को लाड़ करने वाली, नाती पोतों पर आशीर्वाद बरसाने वाली, पुत्रों पुत्रियों पर ममता बिखेरने वाली। वीना किसी के प्रसव की सूचना पाती तो चट से व्यस्त दादी की छवि आंखों में झूल जाती। कोई कहीं बीमार है, दादी दवा घोट रही हैं, काढ़ा या जूस पिला रही हैं। अचार पापड़ बड़ियां देखते ही वीना को धूप में झुका दादी का चेहरा याद आ जाता। कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, कड़ाही के पास पाटा डाले दादी। किसी के घर देवी माता यानी चेचा की शंका हो तो पहचान के लिए दादी बुलाई जाती। फिर पहचान होने पर शीतला माता को खुश करने के लिए क्या क्या सावधानी, सफाई, बचाव हो, इसकी हिदायतें भी दादी देती थी। कोई मर गया हो,
उस समय मृतक के परिवार को सांत्वना और ढाढ़स देने के साथ साथ जीवन मृत्यु के गूढ़ रहस्य समझाती हुई दादी दादी की स्मृति में बीना को संस्कृत का वह श्लोक सदैव याद आता। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम एषाम त्वम सदैव वंदनीय। अर्थात एक कांतिमय दमकता चेहरा, दयावान हृदय, अमृत तुल्य वाणी जो सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती थी, आप सदैव सबके द्वारा वंदनीय हैं। एक साथ दादी के जीवन में रिश्तों के, कर्तव्य के कितने कितने रूप समाये थे, यह देखकर वीना चकित हो उठती थी। वह दादी अब इस संसार से चली गईं, अब कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। वीना 400 किलोमीटर की दूरी भर लांघ कर उन्हें देखने तक नहीं जा सकी। उसके मायके वाले उसे सूचित न कर सके कि आओ उस दादी का अंतिम दर्शन कर जाओ, जिसके वात्सल्य और देख रेख के प्रति तुम्हारे शरीर का रोम रोम ऋणी होगा। हो सकता है दादी ने अंतिम समय में याद भी किया हो, पर किसी को इतना जरूरी नहीं लगा होगा कि मुझे खबर करें या बुला ले जाएं। एक क्षण के लिए वीना के मन में क्षोभ जगा, फिर खो गया। हताश होकर उसने सोचा, कौन जाने सूचना पाकर मैं आ न सकूं और तब मुझे और कष्ट होगा। यह सोचकर न भेजा हो संदेश, क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि मैं सूचना पाती तो जा ही सकती थी। पति राजीव भारत सरकार के मंत्रालय में ऊंचे पद पर हैं। उनके दौरे का कोई ठिकाना नहीं, कब जाने कहाँ जाना पड़े। 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर रहकर अध्ययनरत हैं। घर नहीं, बंगला छोड़कर जाने के पहले कितनी ही व्यवस्था करनी होती है। शायद यह सूचना पाकर भी वह न जा पाती। वीना का मन अपनी बेबसी पर सिसक उठा। इतना सारा वैभव, सम्मान, पद, मर्यादा, इनको संभालने के लिए जबरन ओढ़े दायित्व, आभिजात के मुखौटे, शिष्टाचार निर्वाह की मुस्कान, सब कुछ उसे अपने ऊपर थोपा सा लगता। वह एक साधारण किसान परिवार से आई थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य और मौन शालीनता पर मुग्ध होकर जब राजीव ने उसी से विवाह करने का निर्णय अपने माता पिता को सुना दिया था, तभी से सास ससुर के मन में एक दरार पड़ गई थी। वे अपने इकलौते बेटे के लिए लाखों का दहेज लेकर आने वाली बहू का सपना देख रहे थे। कितना समझौता करना पड़ा था वीना को नए घर परिवार में, नई परिस्थितियों में। अपनी कर्तव्य परायणता, शालीन आचरण और परिश्रम से सास ससुर की प्रिय तो बन गई थी, पर उनके मन की वह हुक नहीं निकाल सकी थी जो दहेज विहीन शादी के कारण उनके हृदय में बैठ गई थी। वह सोचती, इतनी संपन्नता के बाद भी लोभ, क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? राजीव बहुत जिद्दी थे। जिस बात की भी जिद सवार हो वह पूरा करके ही मानते थे। यह उनके माता पिता जानते थे। इसीलिए पुत्र से तो चल नहीं पाती थी। बहू पर समय समय पर खींच के रूप में पछतावा प्रकट होता रहता था। वीना मन ही मन इस ढोंग से भी आहत होती जो पुत्र को दिखाने के लिए बहू के प्रति प्यार के रूप में प्रकट होता, और उस खींच से भी चोट खाती जो पति के पीछे उसे दी जाती। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया, पर जब पति के व्यवहार से उसे यह आभास मिलता कि उसे उपकृत किया गया है, वरना यह सारा वैभव सम्मान उसके नसीब में कहाँ था, यह सोचकर महसूस कर वह मर्माहत हो उठती। उसकी छोटी बहनें उसकी अपेक्षा साधारण परिवारों में गई हैं, लेकिन कितनी सहज और प्रसन्न हैं। वे अपने घर में राज कर रही हैं। यद्यपि कहने को तो कहा जाता है कि वीना राज कर रही है। माधुरी को देखकर वीना को खुशी तो होती, पर कभी कभी अव्यक्त ईर्ष्या उसे अंदर तक मर्माहत कर जाती है। उसका पति उस पर न्यौछावर था। वह महीनों मायके रह आती तो वह अपने हाथ से पकाकर या होटल में खाकर भी गुजर कर लेता। माधुरी वीना के भाग्य पर बलिहारी जाती। दीदी, क्या तुमने सोचा था कभी सपने में भी कि इतने बड़े अफसर की बीवी बनोगी? मोटर, बंगला, इतने नौकर चाकर। तुम पढ़ने में तेज तो थी, पर ज्यादा से ज्यादा किसी मास्टर को ब्याह दी जाती।
तकदीर की बली थी कि जीजा की निगाह तुम पर पड़ गई। राजीव ने भी कहा था, मेरे लिए लड़कियों की कमी कहाँ थी, पर मैं चाहता था कि ऐसी सीधी सादी सुंदर लड़की ब्याहूंगा जो मैं कहूं आम तो आम, मैं कहूं इमली तो वह कहे इमली, और संयोग से तुम मिल गई। उस समय वीना को पति की प्रशंसा भरी इस उक्ति के पीछे उसकी अहमता नहीं, उसका न्यौछावर भाव ही समझ में आया था। दादी ने बचपन में वीना का हाथ एक ज्योतिषी को दिखाया था। उसने कहा था, इसके भाग्य में तो राजयोग है, यह बड़ी अफसर बनेगी। वीना क्या जानती थी कि वह राजयोग इस तरह घटित होगा। उसने सोचा था कि वह स्वयं परिश्रम करके अफसर बनने की योग्यता हासिल करेगी। इतने अच्छे रिश्ते को ईश्वर की अनुकंपा मानकर माता पिता ने एमए की परीक्षा दिला देने का धैर्य भी नहीं रखा। अकेली दादी ने परीक्षा दिलाकर विवाह करने की वकालत की थी, पर उनकी सुनी नहीं गई। आगे पढ़ने और नौकरी करने की बात करना तो इस परिवार के तथाकथित सम्मान के विरुद्ध बात थी। वीना के पास सब कुछ था, धन, वैभव, पति, पुत्र, पुत्री, फिर भी उसका मन जाने क्यों बार बार कुहासा कुहासा हो जाता था। अपने व्यक्तित्व का बौना होते जाना देखना उसके लिए एक त्रासदी थी। पिता के घर के सहज खुले वातावरण की स्मृतियां इतनी गहराई तक मन में घर जमा चुकी थी कि वह आज तक इस घर से अपने को उस अपनत्व भरे लहजे में जोड़ नहीं पाई थी जितना कि प्रायः लड़कियां शादी के बाद जोड़ लेती हैं। दादी की मृत्यु के समाचार ने आज बुरी तरह उन स्मृतियों को खुरच दिया था। इन स्मृतियों में दर्द था, पर अपने शरीर के फोड़े को दबाने के सुख जैसा, जिसे दर्द के बावजूद भी बार बार छूने को जी चाहता है। ऐसी ही स्मृतियों की पीर उसे पति और सास ससुर की अहम मान्यता को झेलते हुए होती थी। वह सारा अनुताप अपने मायके से मिले प्यार के मरहम के सहारे झेलती रहती थी। ऐसा नहीं कि उसके मन में विद्रोह नहीं उठता था, पर वह विद्रोह भी दादी की कहानियों, गीतों की छांव में सरक दुबक जाता था। दादी की हर कहानी के नायक नायिकाएं विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानते थे। अंत में जीत उसी की होती थी जो सबसे अधिक उपेक्षित और विपत्तियों में झोंक दिया जाने वाला होता था। वीना आज भी हारने लगती तो कहानियों के ये नायक नायिकाएं मुस्कुराते हुए उसे थाम लेते। दादी के कंठ स्वर में विवाह गीत की पंक्तियां कानों में गूंजने लगती, जिनका भाव होता था, बेटी चिंता ना करो, तुम्हें जो नहीं आता वह सब धीरे धीरे सीख लेना। सास ससुर तुम्हारे भाई पिता को जो भी ताना दें, बुरा भला कहें, आंचल पसार कर माथा झुकाकर ले लेना। कभी कभी वीना झुंझला उठती, दादी यह कैसी सीख है? सारे अन्याय को स्वीकार कर प्रतिकार की आवाज को दबा देना क्या आत्महंता बनने की स्थिति नहीं है? वीना विचार सागर में डूबती उतराती परेशान हो उठी। दादी का हमेशा प्रफुल्ल रहने वाला चेहरा मुस्कुराती आंखों से वर्जना कर उठा। बिन्नू बिटिया, घर तो औरतन की चलाए चलत है। मर्द जो कुदारी से गोड़े तबो न गोड़ी पावे, औरत जो सुई से गोड़े तब गोड़ी डारे। आपन घर के गोड़े चाही बतावा था। मतलब बिन्नू बेटी, घर तो स्त्री के चलाने से चलता है। पुरुष यदि कुदाल से भी गोड़े तो घर को नहीं गोड़ सकता, पर स्त्री यदि सुई से भी गोड़ना मतलब खोदना चाहे तो घर को गोड़ डालेगी। लेकिन अपना घर कौन स्त्री गोड़ना चाहती है, बताओ तो। और तब वीना का प्रतिकार भरा विद्रोही भाव काफूर हो जाता है। इधर पति की अहन मन्नता भरी जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वीना जानती है वह उसे बहुत प्यार करते हैं, पर वह उसे अपनी अमूल्य वस्तु के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। इससे वीना का दम घुटने लगता है, उसका अपना व्यक्तित्व कसमसाने लगता है। पति के स्वभाव में बालहट का उग्र रूप जब भी वह देखती है, उसे दादी का वाक्य याद आ जाता है। दादी ने इन्हें देखकर कहा था, एकदम बालक स्वभाव है दुलारे दामाद का। हंसी मजाक पर ऐसा तुनक गया कि भोजन को ही नहीं उठ रहा था। दादी ने विदा के समय उसे अंक में समेटे हुए
बरसती आंखों से दामाद से चिरौरी की थी। बच्चा, हम अपनी बचिया सी भोली सीधी कन्या को आपके साथ भेज रहे हैं। उसका ध्यान रखना। अपनी माँ से कह देना कि बहुत प्यार दुलार में पली है। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दें। वीना की आंखें आज भी उस विदाई दृश्य को और दादी के कंठावरोध भरे वाक्य को याद कर छलक उठती हैं। माँ जब भी कहीं जाती थी, उसके दिन दादी के सहारे बड़े आराम से हंसते खेलते बीतते थे। उन दिनों दादी मेरा विशेष ध्यान रखती थी। दादी गांव भर की लड़कियों को कसीदे काढ़ना सिखाती थी। मोनी, डलवा, बेनिया, पंखी के कितने डिजाइन उरेहती सिखाती रहती थी दादी। पलक झपकते ही दिन बीत जाते थे। आज इतने बड़े बंगले में अकेले दिन काटे नहीं कटता। कहां तक रंग बिरंगी मैगजीन पढ़े कोई। वही आधुनिक गृह सज्जा की बातें, पति के लिए सजने संवरने के लिए विविध उपाय, नए नए फैशनों की आकर्षक रंग बिरंगी प्रस्तुति देख देख कर वीना का मन उब जाता था। वैसे ही नारी को स्वयं को वस्तु बनाकर प्रस्तुत होने की नियति क्या कम है, ऊपर से ये सारे प्रलोभन। राजीव महिलाओं के लिए छपने वाली पत्रिकाएं ही लाते थे। वीना की पसंद पूछने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी थी। वीना को फिर याद आया अपने मायके का वह आंगन, जहां एक पंक्ति में चारपाइयां बिछी रहती थीं। शाम को जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते तो वैसा ही कलरव होता जैसा शाम घर लौटते पक्षियों का होता है। गाना, रोना, हंसना, छीना झपटी, मारपीट, बातचीत सब दादी की एक आवाज में शांत हो जाता था। अब जिसको जिसको किस्सा सुनना हो चुप हो जाए, नहीं तो बाहर बाबा के पास चला जाए। पर बाबा के पास जाने को कोई नहीं तैयार होता था, क्योंकि बाबा उपदेश देने लगते थे। बच्चों को कैसे रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना, सवेरे जल्दी उठना, सफाई का ध्यान रखना, मेहनत करना, आदि आदि। बच्चे बाबा की नकल उतारते तो उन्हें देखकर दादी हंस देती थी। अब वह बड़ा आंगन दादी के बिना कैसा लगता होगा। सोचते ही वीना को धक्का लगा। अरे, वह आंगन अब बड़ा कहाँ रह गया। चाचा ताऊ के बंटवारे के बाद उसमें दीवारें पड़ गई थी। ताऊ जी के बड़े लड़के अलग हुए तो उसी आंगन में जगह घेर कर उन्होंने अपनी कोठरी बना ली। पिछले वर्ष छोटी बहन की शादी में गई थी तो दादी इस बात को लेकर कितना उदास थी कि अब आंगन में जगह न होने के कारण मंडप बाहर गाड़ना पड़ा था। बाहर मंडप में रखे दीपक को गिराकर कुत्ता तेल चाट गया तो दादी हताश सी हो गई थी। दादी बोली थी, सांझा जगाने के बाद भोर जगान तक दीपक जलते रहना चाहिए था। ठाकुर बाबा को बैठी मनाती रह गई थी दादी रात भर। दादी ने बहुत उदास होकर वीना से धीरे से कहा था, बड़े खराब दिन आने वाले हैं। अब जो नई बहुएं आ रही हैं, वे तुलसी नीम के चौरे पर न जल चढ़ाती हैं, न सांझ को दिया बाती करती हैं। वे बिना नहाए चप्पल पहनकर रसोई बनाती हैं। बताओ कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएं। दादी हारती तो थी ही नहीं, उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। वे ठाकुर जी को सत्तू का भोग लगाती या चने चबैने और गुड़ का, अथवा मौसम के फल आम, बेर, अमरूद जो भी मिल जाए वही भोग लगाकर खुद भी खाकर रह जाती थी। बहुओं ने जब दादी का बिना टीका टिप्पणी का यह सत्याग्रह देखा तो स्वयं ही अपनी आधुनिकता पर लज्जित हो गईं और फिर सब कुछ वैसा ही चलने लगा जैसा दादी चाहती थी। वीना अतीत की स्मृतियों में डूब उतरा रही थी। माधुरी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसने धीरे से पुकारा, बिन्नू दीदी उठो, हम लोगों को शाम की ट्रेन से जाना है, अभी रिजर्वेशन भी करवाना है। वीना झट से उठ गई। उसकी आंखें और चेहरा देखकर माधुरी सन्न रह गई। वह बोल उठी, चाची ने कहा था कि वीना को दादी के मरने की खबर कर दी जाए। दादी ने तुम्हारा नाम भी कई बार लिया था, नाइन काकी बता रही थी, पर चाचा चुप रह गए थे। मुझे भी कैसे पता लगता, वह तो मैं पहले से ही शहर वाले मकान में आई थी तो माँ और पिताजी के साथ गांव भी चली गई थी। वे दादी की बीमारी की बात सुनकर उन्हें देखने जा रहे थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दादी मर चुकी थी। गांव की नाइन व पंडिताइन काकी उनकी सेवा में थी।
एक दिन पहले ही तो खत मिला था हम लोगों को। चाचा जी और चाची जी एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। वे तब तक अचेत हो चुकी थी। चाचा जी कह रहे थे, मां से कितना कहा था शहर चलकर साथ में रहें, पर मानती ही नहीं थी। कहती थी वहां सब लोग हैं ही देखभाल करने को, मैं ठाकुर जी का मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगी। माधुरी बताती जा रही थी। नाइन बता रही थी कि मरने के 1 घंटा पहले तक दादी बोलती रही, स्वयं ही सबसे कहती रही, राम राम कहो। स्वयं ही कह दिया था कि मुझे चारपाई से उतार दो, तुम सब लोग खाना खाओ तब आकर बैठो मेरे पास। दादी ने पंडिताइन काकी को संदूक की चाबी देकर कहा था, मेरे बच्चे जब आ जाएं तो मेरी रीत पूरी करा देना और सबको मेरा आशीर्वाद कह देना, सब सुखी रहें। हाँ, किसी को यहां दिया जलाने के लिए जरूर रख देना। वीना जानती है पिताजी ने क्यों नहीं मुझे संदेश भेजने दिया होगा। वे दामाद के एहसान के बोझ से दबे हैं। बहन की शादी में बड़ी मुश्किल से 2 दिन के लिए वीना को भेजा था। राजीव स्वयं नहीं जा सके थे। बच्चों को धूल धक्कड़ बीमारी के डर से नहीं भेजा था। पिताजी को लगा होगा क्यों दामाद जी को तकलीफ दें। दादी की पिताजी की बातें याद कर और वीना की रक्ताब आंखें देखकर माधुरी की आंखें भी भरने लगी थी। वीना के गले लगकर वह भी रो पड़ी थी। तभी गाड़ी का हॉर्न और फाटक खुलने की आवाज सुनाई दी। साथ ही नौकरों में एक सतर्कता बाअदबी व्याप्त हो गई। माधुरी ने अपने बच्चों को सोफे पर ठीक से बैठने का निर्देश दिया और जीजा के स्वागत में खड़ी हो गई। वीना का मन विरक्ति से भरा हुआ था। वह इस समय एकांत चाहती थी, केवल दादी को याद करना चाहती थी। पति के आने से जो हड़कंप मच जाता है, जो सतर्कता बरतनी पड़ती है, उससे वह बहुत थक जाती है। एक दिखावे की संस्कृति, शिष्टाचार में बंधा हुआ सब कुछ, खान पान बातचीत एक नियोजित ढंग से करने की आदत। उसका मन हुआ वह जोर से रो पड़े दादी दादी पुकार कर, पर यहां रोना भी एक मर्यादित ढंग से चल सकता था। उसे याद आया गांव की स्त्रियों का उन्मुक्त रुदन, जो उसे भी असभ्य या गंवार लगता था, पर आज उसी के लिए मन हुलक कर रह गया। वह अपने कमरे में लौट गई। उसका मन कर रहा था कि आज पति के आने पर वह उनके सीने से लगकर जोर जोर से रो पड़े। वह जानती है राजीव को इस तरह की भावुकता पसंद नहीं है। वह उपदेश देने लगेंगे, वह भी अंग्रेजी में। मरना जीना तो प्रकृति का नियम है। वह जानती है कि यदि वह मायके जाने की बात करेगी तो वह कहेंगे कि अब वहां जाने से क्या होगा, तुम्हारी दादी लौट तो आएंगी नहीं, व्यर्थ में यहां वहां सभी को परेशान करोगी। वह सोचने लगी, संभवतः अब तक माधुरी ने अपने जीजा से मेरा मन ठीक न होने का कारण बता दिया होगा। वीना कमरे में निराश प्रतीक्षा करती रही। शायद राजीव भीतर आए, पर थोड़ी देर बाद स्वयं को सांत्वना देकर आदतन उठ जाना ही उसे उचित लगा। दादी के गीत की एक पंक्ति उसे बार बार याद आ रही थी। अपने उदास क्षणों में वह यह भजन गुनगुनाकर राहत पाती थी। आज फिर वही पंक्ति मन में गूंज उठी, भूले फिरे भंवर राह न पावें। दादी कहा करती थी, संसार एक भंवर है, इसमें फंसकर आदमी भूला भूला फिरता है, इससे निकलने की राह नहीं मिल पाती। जब राह मिलती है तभी वह मुक्त हो जाता है। उसे लगा दादी को राह मिल गई। सभी को राह मिल ही जाती है। दादी ने तो जाने कितनों को राह दिखाकर राह पाई है। उनके लिए रोना क्यों, वे तो जाकर भी नहीं गई हैं। दादी तो वीना के ही नहीं और भी न जाने कितनों के मन के पोर पोर में समाई हैं। वीना ने अपना मन कड़ा किया और बाहर आ गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।